सबको नमस्ते। पिछले 4 क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट का रूल पढ़ लिए हैं और वीडियोस अब आज सोच रहे हैं अपलोड कर दें धीरे धीरे, क्योंकि बहुत पीछे चले गए नहीं तो कर नहीं रहे क्योंकि आलसी हो गए हैं थोड़ा। उसको एडिट करना पड़ता है, इधर उधर करना पड़ता है, जो भी है। हाँ तो अब डाल देंगे। अब हमको डालने में 2 दिन लगेगा, फटाफट सारा डाल देंगे। फाइनल अकाउंट में आपका सवाल ना, जो 11 में जो बच्चे हैं, जो 10th में जो बच्चों का कॉमर्स लेते हैं, उन लोगों का विदाउट एडजस्टमेंट वाला आता है। तो आपके आएगा, तुम लोगों का ही तो एडजस्टमेंट आएगा। अभी ध्यान से सुनो मेरी बात सुनो। अभी जो सवाल हम लोग बनाएंगे विथ एडजस्टमेंट बनाएंगे, ठीक है ना। और विथ एडजस्टमेंट में हमने सारा चीज सीख लिया, एडजस्टमेंट सीख लिया है। अब जैसे जैसे यहाँ एडजस्टमेंट्स आएगा वैसा ट्रीटमेंट सीखेंगे। फॉर्मेट कैसे लेना है और सवाल कैसे बनाना है। देखो स्कूल्स में ना सवाल ऐसे सिखाते हैं। ये शीट अभी प्रिंट नहीं लेना, हम इसका बना के देंगे तब प्रिंट लेना। स्कूल में कैसे सिखाते हैं कि पहले ट्रेडिंग बनाओ, फिर पीएल बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ। ऐसा करोगे ना तो आपका बहुत ज्यादा समय लग जाता है। हम लोग जैसे सवाल बनाएंगे, एक ही बार में ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट तीनों बनाएंगे। एक ही बार में ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट तीनों बनाएंगे। और कैसे बनता है, पहले सवाल से इजी सवाल से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हम लोग टफ पे भी चले जाएंगे। तो हो सकता है इसमें 70-80 सवाल होंगे और इतना ही मेहनत करना है, क्योंकि 11 में यही 11 का पूरा फाइनल है। और यही आपका पूरा मतलब 11 में हम इतने पूरे साल यही सीखने के लिए पूरा ये सब जर्नल वर्नल सीखें। और जिसका फाइनल अकाउंट एकदम अच्छा होगा, पक्का होगा, वही 12 में पढ़ने का अधिकारी है, क्योंकि 12 इसी के बाद की कहानी है। अगर आपका फाइनल अकाउंट कच्चा पक्का लेके जाएंगे तो वहां पे 11 छोड़ देगा। अब तो छोड़ देना, मेरा क्या दिक्कत है, हम भी छोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा। 12 में आपको इसी के बाद की कहानी सुनाई जाएगी। इसलिए अगर यहाँ का अगर आपको अच्छा नॉलेज नहीं रहेगा तो वहां जाके आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा और अपने सब्जेक्ट से घृणा हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना, बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग पूरा नवंबर 8 क्लास, पूरा नवंबर सीखेंगे फाइनल अकाउंट, पूरा क्लास 8 क्लास में बहुत पक्का कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, सबको मिला क्वेश्चन नंबर 1 विथ एडजस्टमेंट वाले में। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है हाँ नहीं, विथ एडजस्टमेंट वाला में नीचे जाओ और जाओ, मिला? नहीं विदाउट वाला नहीं, इजी करेंगे। पहले देखो ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने बहुत गलत तरीके से बनाया, हम इसको और अच्छा बनाएंगे अभी, और इसको अभी ठीक ठाक थोड़ा बनाएंगे, नोट्स तब अपना। देखो मेरे पास एक सवाल जब शुरू होगा, ध्यान से सुनो, सवाल जब शुरू होगा तो ये इनका एक बैलेंस शीट देंगे, अरे वो ट्रायल बैलेंस देंगे। उस ट्रायल बैलेंस में पहले आप समझो बढ़िया से, भाई रुको पहले मेरे को समझना आने दो, फिर अपना लाइन वाइन खींचो। कैसे क्या करना है सब बताएंगे, एक एक लाइन बताएंगे। जो भी चीजें, जो भी अकाउंट्स का हेड्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये उसके लेजर के बैलेंसेस हैं। और लेजर कब एग्जिस्टेंस में आता है, जब जर्नल हो जाता है। यानी आपको ये एकदम पक्का रखना है कि जो जर्नल हो गया है उसका लेजर बना है और उस लेजर से ये ट्रायल बैलेंस बना है। तो कभी भी कुछ एडजस्टमेंट कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर ही रहेंगे। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर रहने का मतलब है कि उसका एडजस्टमेंट किया जा चुका है, अगर दोबारा से एडजस्टमेंट नहीं करना है। अभी आएगा सवाल में तो वैसा हम समझेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये बात ध्यान रखना है कि जो चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर में है वो एक बार पोस्टिंग होगी, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, उसका जर्नल नहीं हुआ है, उसका हमें जर्नल पढ़ना होगा दिमाग में, और उसके 2 जगह कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट होंगे वो करना होगा। तो फॉर्मेट आपको लेना है, चलो फॉर्मेट लो। क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से आज शुरू कर रहे हैं फाइनल अकाउंट। आज 2-3 सवाल कर लेंगे हम लोग, देखते हैं कितना कर पाते हैं। सॉरी क्या कर रहे हैं, 11 का आदत 12 का बड़ा हुआ है। फॉर्मेट बनाओ, चलो मेरे साथ फॉर्मेट बनाओ। ये ट्रेडिंग पीएल एक पेज में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कोई फॉर्मेट, एक फॉर्मेट हम खींच के दिखा दे रहे हैं, रुक जाओ नहीं तो सब तुम गड़बड़ा दोगे। एक लोग के कॉपी में हम खींच के दिखा दे रहे हैं, इसको रोक लो थोड़ा देर के लिए। सवाल को हम कैसे पकड़ेंगे, मेरा अप्रोच क्या होगा, पहले इसको पकड़ने का तरीका आप समझेंगे, क्योंकि हमको किसी भी बड़ा से बड़ा फाइनल अकाउंट देगा आपके लेवल में, हमें टारगेट रखना है कि हमारा 10 नंबर का ये आता है, तो किसी भी हाल में 15 मिनट के अंदर में ये डन हो जाना चाहिए।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे कि किस किस चीज में एडजस्टमेंट है। तो नीचे देखो जहां सवाल खत्म हो रहा है वहां एडजस्टमेंट लिखा है, चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। याद रहेगा, जब आपके पास सॉफ्ट कॉपी आएगा इसका मतलब हार्ड कॉपी आएगा, तो जब सवाल बनाएंगे तो जहां मशीनरी होगा वहां पे जाके डॉट लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं लगा सकते क्योंकि भाई अपने मोबाइल में चल रहा है, पीडीएफ देख रहे हैं। तो उसमें क्या करना है कि उस जिसमें जिसमें एडजस्टमेंट, ध्यान से सुनो, जिसमें जिसमें एडजस्टमेंट रहेगा उसमें उसमें आप डॉट लगा लेना। इससे फायदा क्या होगा, जब उस जगह हम पहुंचेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, इसके फिगर को अल्टर करना पड़ेगा। तो मशीन हो गया, बिल्डिंग में 5%, मशीन और बिल्डिंग दोनों में एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस है, और स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो ठीक है, मोटा मोटा हाँ वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और ये सैलरी आ जाती है, तो सैलरी और वेजेस दोनों साथ में लिखा करना है। बताएंगे, अभी आने दो, वैसा फिगर बताते हैं, सब बताते हैं। तो शुरू कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ कुछ फिगर्स आपके सामने दिए हुए हैं और आपसे हम पूछेंगे कि क्या है, डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, क्या है। आप जैसा बताएंगे वैसा हम करेंगे। तो जैसे फिलहाल पहला क्वेश्चन हम लोग पकड़ रहे हैं, तो इसमें देखो इन्होंने लिखा है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। जगह बचाने के चक्कर में इन्होंने ट्रायल बैलेंस पूरा फ्रेम नहीं किया है, बुक में ऐसे ही था। हम जब बना के देंगे तो वो पूरा एक्यूरेट ट्रायल बैलेंस आपको हम फ्रेम करके देंगे, तो दिखेगा भी आराम से। चले ठीक है। देखो इन्होंने कहा है कैपिटल। कैपिटल देखो, हम एक चीज बताएं कि हमारे ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में केवल नॉमिनल अकाउंट आएगा, यानी खर्चा और इनकम से रिलेटेड ही अकाउंट आएंगे। करते करते आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे इसमें खर्चा और इनकम के अलावा कुछ आता है तो केवल दो चीजें आती हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। वो यहाँ आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमें नेट यूज पता चल जाए, बाकी कारण नहीं है। तो यहाँ पे कैपिटल लिखा है, कैपिटल आपका बैलेंस शीट का आइटम है। तो एक तो यहाँ कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल ऑलवेज अंदर लिखोगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जुड़ेगा, ये होगा, तो इसलिए कैपिटल को आप अंदर लिखोगे। कैपिटल आपका 38,000 रुपए है, लिखिए 38,000। इनर कॉलम में लिखना, अगर दो कॉलम खींचना चाहते हो तो दो कॉलम भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो लोग दो कॉलम बनाते हैं वो कॉलम अंदर बाहर करते हैं। उसके बाद लिखा है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है कि ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं क्रेडिटर, क्योंकि ऐसे ये, अच्छा यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी है। आपको मार्शलिंग बताया था ना, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, वो ध्यान रखना। तो क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए 8,500 रुपए हमने फाइनल फिगर पे लिख दिया। हाँ, मार्शलिंग मतलब एक लिखने का जो तरीका है, जो आप लिखे थे कॉपी में, तरीका ना, किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा। हाँ हाँ, कैसे क्या चीज होता है। चलो आगे देखो, बिल्स पेबल है, तो यहाँ पे बिल्स पेबल भी हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी होती है, इसलिए बिल्स पेबल लिखा। ए भाई तू बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आज, एक तो जी लिखने दे नहीं रहा है, बक 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 कर रहा है। क्या पूछ रहा है बोलो, नहीं क्या पूछ रहे हैं पूछो, तरीके से हम लिख रहे हैं, उसमें बीच में टोके जा रहे हो, क्या दिक्कत है। लाइन पे लाइन लिखना होगा, नहीं, ऑर्डर मेंटेन करना होगा। करंट लाइबिलिटी इस जगह लिखना और फिक्स्ड एसेट इस तरफ, करंट एसेट इस तरफ, बस। ऑर्डर क्या, ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर मेरे को ऐसे बात समझो, आपके सामने मेरी बात सुनो, सर जो बोले ऑनलाइन गाली नहीं दे सकते, बकवास जिनको कुछ नहीं आता ना उनको यही सब आता है, टाई ऐसे ही लगाना पड़ेगा भाई। हमको जैसे, हमको कोई अगर अपना बैलेंस शीट देता है तो हमको चीजें देखनी है कि भाई नहीं पहले बी होना चाहिए बाद में सी होना चाहिए, सब क्या लॉजिक है। अगर वो बोल रहे हैं कि पहले ये, फिर कहां से ऑर्डर, कैसे ऑर्डर का निकाले हम, किस तरह से ऑर्डर मेंटेन करोगे। अगर सवाल में लिखा है वैसा कैसे मेंटेन करोगे, जगह के हिसाब से लिखो, शांति से बकवासबाजी बंद करो। सर तुम लोग को ना, सर तुम लोग को समझते हैं एकदम बच्चा। हाँ भाई, सेल्स देखो, सेल मेरा डायरेक्ट इनकम होता है, सेल मेरा 95,000 रुपए का सेल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब सेल में जब भी आएगा तो आप देखोगे रिटर्न्स वगैरह है कि नहीं है, नहीं है, तो सेल्स आप फाइनल फिगर लिखो कितने का, 95,000 का, तो 95,000 का सेल्स आ गया। ठीक है। लोन मेरे पास है, तो लोन मेरे पास में यहाँ पे लिखो, लोन हमने एक ले रखा है, कितने का लोन ले रखा है, 15,000 का। क्रेडिट बैलेंस वाले हमने सारे बैठा दिए। अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, हम तो समय देते ही है पूछने के लिए, पूछो। हाँ, नॉन करेंट अगर लिखा नहीं है तो इसको लॉन्ग टर्म मानते हैं और इसलिए हमने बैलेंस शीट में लिखा है, ठीक है। याद रखना इस बात को बहुत पक्के तरीके से कि जब हम अपने
ट्रेडिंग पीएल में बैठाएंगे तो केवल खर्चा इनकम का अकाउंट ट्रेडिंग पीएल में बैठेगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान से रखना। आगे सुनो। अब डेबिट बैलेंस की कुछ बातें बता रहे हैं। डेबिट बैलेंस में सबसे पहले ये डेटर्स बता रहे हैं, तो डेटर्स को आप लिखो यहाँ पे नीचे, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये पता है ये करंट एसेट है। तो डेटर्स कितने का है? 4500 का, ठीक है। 40 फाइनल फिगर, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर ही बैठाओ, जब एडजस्टमेंट रहेगा तब इनर कॉलम में बैठाना। उसके बाद सैलरीज है, तो सैलरीज मेरा डायरेक्ट खर्चा होता है, इस तरफ ले आओ। हमारा अंदाज है कि मेरा ट्रेडिंग इतने दूर में बन जाएगा, आप अंदाज लगा लीजिए 6-7 लाइन में बन जाएगा। उसके नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे टू सैलरीज। हमने सैलरी दिया हुआ है 4200 रुपए का, तो इसमें सैलरी में एडजस्टमेंट है इसलिए हमने अंदर लिखा है, और एडजस्टमेंट के लिए एक जगह छोड़ दिया है, ठीक है। एडजस्टमेंट जहां भी रहेगा आप इनर कॉलम में लिखेंगे, जितने एडजस्टमेंट आपको समझ में आते हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, लिखो आराम से। 4200 हो गया, और 4200 में एक एडजस्टमेंट है इसलिए एक एडजस्टमेंट की लाइन छोड़ा है। आगे कह रहे हैं डिस्काउंट डेबिट साइड है, मतलब वो डिस्काउंट अलाउड है, आप लिखिए डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए फाइनल फिगर में बैठाएंगे 700 रुपए का, ठीक है। आगे लिख रहे हैं पोस्टेज, हमारा डाकघर का खर्चा है, पोस्टेज, टेलीग्राम, कोरियर, ये सब कहाँ लगता था याद है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हमने 5 हेड बनवाए थे, तो पोस्टेज के लिए 250 रुपए खर्चा हुआ है, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए फाइनल फिगर। जी ट्रेडिंग में, इसमें तो हम लोग पहले दिन चर्चा कर चुके थे। आगे आ जाओ, बगल में क्या लिख रहा है? बैड डेट्स। अब ये देखो, इस बात को अच्छे से समझना, जो बैड डेट्स, इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझना, जो बैड डेट आपके बैलेंस शीट में दिखा हुआ है इसका मतलब है वो ऑलरेडी डेटर से घट चुका है, यानी जर्नल आपने पास कर दिया है, और जितने भी लॉस होते हैं ये हमारी गंगा माता है, ये सब अपने अंदर संभालेंगी, तो बैड डेट इसी के अंदर में लिखेंगे। तो जो ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट हुआ है ये वो वाला बैड डेट है। आ जाओ, बैड डेट्स कितने का हुआ है इस साल? 450 रुपए का बैड डेट हुआ है, तो 450 रुपए हमने इधर लिख दिया, ओके। इंटरेस्ट डेबिट में लिखा है, मतलब हमने कोई लोन वोन ले रखा होगा उसके ऊपर ब्याज भरा है, तो ये भी यहीं पे आएगा, लिखो टू इंटरेस्ट। हर्ष थोड़ा देख लेना है भैया, इंटरेस्ट कितने का है? 300 रुपए का इंटरेस्ट है। आगे कह रहे हैं इंश्योरेंस, हमने इंश्योरेंस करवाया है, तो इंश्योरेंस का भी हमारा खर्चा हुआ है, ये भी इनडायरेक्ट खर्चा है। कितने का इंश्योरेंस है? 600 का। जहां नहीं समझ में आएगा पूछना, बाकी सब खर्चे ही लिखने। मशीनरी, देखो यहाँ पे मशीनरी लिखा है, और मशीनरी में मेरे पास क्या है? डेप्रीशिएशन है, तो यहाँ पे मशीनरी लिखेंगे फिक्स एसेट में। मशीनरी में कितने का है? मशीनरी बच्चा मेरे पास है 12,000, और इसमें एक एडजस्टमेंट है इसलिए इसको हमने अंदर लिखा है। जिस चीज में भी एडजस्टमेंट है उसको आप इनर कॉलम में लिखेंगे, और जिस चीज में एडजस्टमेंट नहीं है उसको आप फाइनल कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद में स्टॉक है, स्टॉक में 1 तारीख का डेट है, वो ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का अपना एक फिक्स जगह है, यहीं पे लिखा जाता है ये ओपनिंग स्टॉक है। कितने का ओपनिंग स्टॉक है? मशीन तो लिख दी बच्चा, उधर लिखे तो बैलेंस शीट में। परचेजेज है, तो परचेजेज ओपनिंग स्टॉक के नीचे परचेजेज है, ऐसा मत लिखना कि पहले परचेजेज लिख दे बाद में ओपनिंग स्टॉक लिखे। परचेजेज में रिटर्न नहीं है, तो इसलिए फाइनल कॉलम हम लोग 58,000 का यहाँ पे बिठा देते हैं। रुक जाओ, वेज लिखा हुआ है यहाँ पे, जब वेज लिखा है उसको हम डायरेक्ट ही मानते हैं, और वेज में शायद एडजस्टमेंट था, तो वेज में हमारे पास में एडजस्टमेंट है, तो वेज हमने इस साल टोटल भरा है 4,500 रुपए का, इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा है। वेज के बाद बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में भी शायद डेप्रिसिएशन है ना, तो यहाँ पे लिखिए बिल्डिंग, और बिल्डिंग के साथ में कितने का बिल्डिंग है हमारे पास? 18,000 का, और इसमें डेप्रिसिएशन है इसलिए एक एडजस्टमेंट लगा के छोड़ दिया हमने। फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, ठीक है जी, फर्नीचर फिटिंग्स है, तो हाँ हाँ ठीक है। फिक्सचर एंड फिटिंग्स है, कितने का? फिक्सचर एंड फिटिंग्स कितने का है? 10,000 रुपए का, ठीक है, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हमने उसको यहाँ लिख दिया। डेटर्स हमारे पास कितने का था? 4,500 का, हमने मिटा दिया था अभी। चलो आगे बात, एक मेरे पास लैंड है,
ये भी तो ऊपर ही जाना चाहिए था, चलो ठीक है नीचे लिख ले रहे हैं, कोई बात नहीं। ये आपके पास ऊपर जगह होगा तो लाइन से लिखते आएंगे। लैंड कितने का है, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 40,000 रुपया इधर लिख दिया। ठीक है जी। सबसे पहले आप इतना दूर बैठा लीजिए, और अगर कोई आइटम नहीं समझ में आए तो पहले पूछिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़े। माही समझ में आ रहा है, राहुल समझ में आया, आगे बढ़े। अब देखो नीचे एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, नीचे लिख रहा है कि डेप्रीशिएशन की वैल्यू। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे पड़ता है। अगर एक मशीन है वो 10% का डेप्रीशिएट कर गया है, तो ये नुकसान भी तो हमें ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये हम कहाँ दिखाएंगे, अपने पीएल में दिखाएंगे। तो भाई साहब ये कह रहे हैं चार्ज डेप्रीशिएशन 10% ऑन मशीनरी। मशीन की वैल्यू कितनी हमारे पास, 12,000, तो 12,000 का डेप्रीशिएशन जो आएगा, तो डेप्रीशिएशन हम कहाँ चार्ज करेंगे, पीएल में, और मशीन की वैल्यू उतने रुपए से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखिए, एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं, टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी कितने का, 1200। एक एडजस्टमेंट, जब एडजस्टमेंट करेंगे तो दोनों इफेक्ट डालेंगे, ध्यान रखेंगे। एक तरफ आपने डेबिट, हाँ लिखेंगे ना, अभी बारी बारी से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं जोड़ के नहीं, अलग अलग। डेप्रीशिएशन ऑफ मशीन 1200, और यहां से हम मशीन में से डेप्रीशिएशन 1200 माइनस कर देंगे, तो 10,800 का मशीन। ये जो आप पढ़ते आए ना कि भाई बुक वैल्यू याद आ रहा है आपको, जब डेप्रीशिएशन पढ़े थे, तो ये वही बुक वैल्यू है जहां पे हम लोग देखते थे। ठीक है, थोड़ा सा ना इसको अगर होगा तो जूम आउट कर लोगे क्या, कि पूरा बोर्ड आ जाए एक बार में, ऐसा हो सकता है? हाँ थोड़ा हो जाएगा, तो बस तब एक बार तुमको दौड़ना नहीं पड़ेगा फिर बार बार। एक मिनट, जितना दूर लिख रहे हैं हो गया। ये तो टेढ़ा इधर है, आ रहा है, हाँ तो बस ऐसे ही छोड़ दो, बोर्ड पे एक तरफ करके छोड़ दो, हमको आए जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे। देखो डेप्रीशिएशन में क्या हुआ कि ऑन करना, अच्छा डेप्रीशिएशन में 1200 रुपया मेरा डेप्रीशिएशन हो गया। याद रखना डेप्रीशिएशन हमारा कौन सा कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एसेट्स, याद आ रहा है आपको, वहां डेप्रीशिएशन दिए थे। 5% बिल्डिंग पे भी देना है, तो बिल्डिंग मेरा 18,000 का है, 18,000 का 5% 900 रुपया, तो 900 रुपया इस पे डेप्रीशिएशन दीजिए। तो यहाँ पे ये डेप्रीशिएशन 900 का जाएगा और 17,100 का आ गया। और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, आ रहा है ना हर्ष, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग के ऊपर में हमारा डेप्रीशिएशन दो 900 रुपया। चले आगे ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वेज आउटस्टैंडिंग है। ध्यान रखना, इस बात को समझना बढ़िया से। हमने यहाँ वेज 4500 का लिखा है, इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर इतना रुपए दे दिए हैं, और अभी वेज मेरा बाकी है 300 का, तो दिए नहीं है, तो इसका मतलब है इसको जोड़ना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग 300 रुपया, 500 नहीं 300 दिख रहा है, अच्छा ठीक है, तो ये 500 का दिख रहा है, तो इसको हम 500 जोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब इस साल मेरा वेज के नाम पे टोटल खर्चा हुआ है 5,000। ये जोड़ा क्यों, क्योंकि ये हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं ये कौन से बेसिस पे बना रहे हैं, एक्यूरल बेसिस पे, कैश बेसिस पे नहीं बना रहे। कौन से बेसिस पे, एक्यूरल बेसिस पे। और ये 500 रुपए हम दिए नहीं है, ये हमें भविष्य में देना पड़ेगा, ये हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे हमारे ऊपर लाइबिलिटी में दिखेगा। और इसीलिए आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो होता है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है, याद आ रहा है? 11 जब जर्नल शुरू किए थे तभी बताए थे, इसलिए वहां दिख रहा है। ये नॉमिनल है, हमने एक तरफ अपने वेज को बढ़ाया कि 4500 दे चुके थे, 500 बकाया है, यानी टोटल खर्चा हमारा 5,000 का है। खर्चा तो हम 5,000 का दिखाएंगे, लेकिन अभी 500 दिए नहीं है, इसलिए अपने ऊपर एक कर्जा रख रहे हैं, 500 देंगे। इसी तरह सैलरी भी है, तो सैलरी कितने की दी हुई है यहाँ पे, 300, तो सैलरी में ऐड आउटस्टैंडिंग 300 करके ये लिख दो 4500, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख लीजिए कि कितना है, 300 रुपए का बकाया है। जब भी एडजस्टमेंट करना दोनों तरफ करना, ध्यान में एक तरफा करके नहीं चलना। इसलिए तरीका क्या है, जब आप बैठाते हैं ट्रायल बैलेंस की चीजों को, तो जहां जहां एडजस्टमेंट है वहां डॉट डॉट लगा के आगे बढ़ो, और जब एडजस्टमेंट करो तो एक साथ करना, बस ये ध्यान रखना है। तो डन। ये क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास दिया हुआ है 8,000 का,
तो क्लोजिंग स्टॉक पहले यहां लिख के हम घटाएंगे। यहां लिखने का मतलब होता है कि हम घटा रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 8,000 रुपए का, और यहां से घटा दिया तो ये एक संपत्ति हो गई, इसलिए यहां पे दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक, आपको यहां पे 8,000 का दिखेगा। बोलो, इतना दूर बात समझ में आया? अब तुम सदाब क्या प्रश्न पूछ रहे थे, पूछो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, क्या पूछ रहे थे? सैलरी। अच्छा, ये तुम्हारा समझ गया, अब हम बता दे रहे हैं। ये कह रहा है कि सर वेज जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ट्रेडिंग में आता है, और सैलरी जो होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो पीएल में आता है। लेकिन अगर किसी ट्रायल बैलेंस में एक ही लेजर बनाए, सैलरी एंड वेजेस बोल के, वेजेस एंड सैलरी बोल करके, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? देखो, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ग्रॉस प्रॉफिट है कि नेट प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट है। अब दोनों चीज एक में जोड़ रखा है, तो किसी किसी बुक में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, उसको हमेशा ट्रेडिंग में डालते हैं, क्योंकि वेज वाला पार्ट है। WB वाले का एक जो किताब है, वो लोग ये मानते हैं कि भाई साहब, अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है, इसका मतलब है कि वेज का पार्ट उसमें ज्यादा है, सैलरी कम है, तो वो ट्रेडिंग में बैठा दो। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है, तो इसमें सैलरी का पार्ट ज्यादा है, वेज का पार्ट कम है, तो पीएल में बैठा लो। तो तुम ऐसा, तो वहां पे कोई रूल वूल तो है नहीं, तो आप जहां भी लिखेंगे आंसर तो नेट प्रॉफिट ठीक ही आ जाएगा। खर्चा है, चाहे ऊपर दिखाओ एक तल्ले पे चाहे दो तल्ले पे, आपको एक नीचे अजम्पशन लिख देना, ठीक है, कि हम ऐसा माने हैं, हम इसको डायरेक्ट माने, हम इसको इनडायरेक्ट माने हैं, बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेज है तो डायरेक्ट मान लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, तो आप इसको बैलेंस करो, फटाफट से बताओ। इधर कितना है? इधर कह रही है कि 1,03,000 रुपया से मेरा इधर है, तो इधर भी 1,03,000 होना चाहिए, और हमने खर्चे घटाए हैं, तो यहाँ पे आया आपका प्रॉफिट, तो इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया है CD, क्लोज किया हमने 35,000 रुपए का। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम अब दूसरे पार्टी को दे देते हैं, PL को, कि भाई हमने अपने खर्चे काट लिए, अब तो अपना खर्चा काटो। तो बाई क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है, कितना रुपया? 35,000। और हमारे पास इस साल कोई इनडायरेक्ट इनकम हुआ नहीं है, तो हमने कुछ वहां जोड़ा नहीं है। क्यों जगह नहीं है? अच्छा, तुम बड़ा बना दिया था ना बैलेंस शीट। यहां से खर्चा घटाओ, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है? नेट प्रॉफिट इन्होंने कैलकुलेशन करके बता दिया है 26,100। यहां पे लिख लो ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसको हमने, ये पैसा कहां जाएगा? कैपिटल में, ठीक है। इतना दूर समझ में आया मुन्ना? समझ में आया? तो अभी हम यहाँ करेंगे, कैपिटल में जाकर के ऐड कर देंगे कि इस साल का हमारा नेट प्रॉफिट जो हुआ है इतना हुआ है, और इस कारण से हमारी पूंजी बढ़ गई है 26,100। तो 38,100 से 38,000 प्लस 26,100 कितना आया? 64,100। हमारे पास इतने का कर्जा मालिक का है, इतना लोन है, इतना क्रेडिटर वालों को देना है, इतना बिल्स पेबल का देना है, इतना वेज बकाया है, और इतना सैलरी बकाई है। टोटल लाइबिलिटी कितने की है? जोड़ो भाई, तुम नहीं जोड़ोगे? 64,15। किसी के पास कैलकुलेटर तुम लोग खरीदा नहीं क्या? ये कह रहे हैं 90,400। एसेट साइड का टोटल लगाओ, एसेट साइड का टोटल लगाओ। 17 10 27, 27 10 37, 37 और 4, 37 और 4 हो गया 41, 41 और 40 81, 81 और 8, 81 और 90, 90,400। लो भाई, हो गया। तो ये 90,400 हो गया। अब देखो, इस पे तो मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो अच्छे लोग हैं वो थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ नोट लिख देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे निकाला है डेप ऑन, क्या चीज निकाला था? मशीनरी। तो डेप ऑन मशीनरी निकाल के दिखाएंगे कि मेरे पास मशीनरी 12,000 की थी, इसका 10% यानी 1,200 डिप्रिसिएशन दिया। दूसरी बात ये लिख के दिखाएंगे कि डेप ऑन बिल्डिंग, बस दो चीजें इसमें दिखानी थी। कितना था ये? 18,000। 18,000 का 5% 900, बस खत्म। ये वर्किंग पार्ट है या नोट वाला पार्ट है, आप दिखा देंगे। दैट्स इट। ये पहला सवाल हमने बहुत इजी सा लिया था, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। इसको आप फटाफट से कॉपी करेंगे, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसको रोक लेना थोड़ा देर। लो, हमको सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, ठीक है।
इसमें केवल क्या है, एक ही बात को ये अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। क्या अंदाज लिख रहे हैं कि भाई आउटस्टैंडिंग को और क्या क्या लिख सकते हैं। देखो नीचे लाइन में ये क्या लिख रहे हैं, अनपेड रेंट, वो भी आउटस्टैंडिंग ही हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ये तीनों का मतलब एक ही है। तो ऐसा घबरा मत जाना कि ये आउटस्टैंडिंग को आउटस्टैंडिंग ही लिखा रहेगा। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, अब थोड़ा सुनो, देखिए तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि लास्ट जब हमारा जिस दिन लास्ट क्लास रहेगा उस दिन एडजस्टमेंट को एक बार फिर से दोबारा पढ़ेंगे। अगर मेरा डेप्रीशिएशन ट्रायल बैलेंस में ही दिया है तब कहाँ बैठाएंगे? अगर डेप्रीशिएशन मेरे ऊपर जो लिस्ट दिया है उस लिस्ट में ही डेप्रीशिएशन है, पीएल में सीधा बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जर्नल पास कर चुका है, हमें फिर से मशीनरी में से घटाने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखना, एडजस्टमेंट दो तरीके से दे सकता है, इफ इन द ट्रायल बैलेंस और इफ इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर कोई चीज है तो वो दो जगह ट्रीट होगा, और अगर आपके ट्रायल बैलेंस में ही है तो वो एक जगह ट्रीट होता है, बताए थे ना। तो डेप्रीशिएशन अगर उसमें दे दिया तो कहाँ जाएगा? पीएल में। अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर ट्रायल बैलेंस में दे दिया तब कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में। ये तो आप नोट्स में पढ़े भी होंगे, और जैसे जैसे आएगा वो हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में, तो 3 में भी कुछ नया है नहीं। 3 में चलो 3 नंबर क्लास में करेंगे, करें 3-4 भी हो जाएगा, बस कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नया आने दो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 थोड़ा बड़ा है, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो 4 थोड़ा बना लेते हैं। रुको भाई, कितना थोड़ा क्या, कितना बनाना है? ठीक है फॉर्मेट लो फटाफट से, अब बनाते हैं। पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट है वो समझेंगे। कह रहा है फर्नीचर को 10% डेप्रिसिएशन देना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्थ 500 और इंटरेस्ट ड्यू ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये भी हम कर लेंगे। कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हो गया है लेकिन पाए नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक इतने का है, ठीक है। तो शुरू किया जाए, कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट है वो ध्यान में आएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 10% का है तो आओ लिखो, यहाँ पे मेरे साथ साथ लिखिए। फर्नीचर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 7,000 का, और इसमें डेप्रीशिएशन है इसलिए जगह छोड़ दिया। इसके बाद लिखा है बिजनेस प्रीमाइसेस का मतलब होता है भवन यानी बिल्डिंग। प्रीमाइसेस हमारे पास कितने का है? 15,000 का। कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए फाइनल फिगर में बैठाया हम। स्टॉक एट बिगिनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का अपना एक फिक्स जगह है, वहीं पे हम बैठाएंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 7,000 रुपए का है, तो ये हमने 7,000 बैठा दिया। इसके बाद डेटर है। डेटर आपको पता है कहाँ बैठता है, डेटर तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो फाइनली आप डेटर्स 20,000 रुपए का फाइनल फिगर में बैठाओ। इसके बाद में परचेजेस है, और परचेजेस में हमारे पास रिटर्न नहीं है, तो परचेजेस है तो परचेजेस फाइनल कॉलम में आप बैठाइए। हर्ष थोड़ा ध्यान देना भाई। परचेजेस 40,800 का परचेजेस है ना, तो 40,800 का हमारा परचेजेस लिख दिया। परचेजेस के बाद टैक्स एंड इंश्योरेंस है, ये पीएल का आइटम है। टैक्स और इंश्योरेंस ये पीएल का आइटम है, इसलिए नीचे इस तरफ लिखेंगे टैक्स एंड इंश्योरेंस। और इसमें एडजस्टमेंट है क्या? टैक्स एंड इंश्योरेंस, इसमें भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो 2400 रुपया हम इधर लिख लेंगे फाइनल कॉलम में। बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये पुराना बैड डेट है ड्यूरिंग द ईयर वाला, तो ये बैलेंस शीट उसमें क्या नाम है, सीधा सीधा पीएल में जाएगा, 1400 रुपया। अच्छा ड्रॉइंग्स लिखा हुआ है, ड्रॉइंग्स मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना खाया है, तो सबसे पहले तो कैपिटल आएगा, कैपिटल से जो भी होगा वो ड्राइंग माइनस होगा। अभी कैपिटल नहीं पता है लेकिन ड्राइंग पता चल गया है, तो ड्राइंग का कंडीशन हमें पता है, वो हमने 6,000 रुपये यहाँ बैठा दिया। जो भी कैपिटल होगा वहां से माइनस होगा। उसके बाद सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है, तो सेल तो पता नहीं है, सेल्स तो आएगा ही आएगा, उसमें से रिटर्न आपका माइनस होगा।
कितने का सेल्स रिटर्न लिखा है? 2500 रुपए का। सवाल ऐसे ही बनाना, पहले ट्रेडिंग बाद में पीएल बाद में बैलेंस शीट, ऐसे नहीं, पूरा सवाल एक साथ। आगे चलते हैं। स्टेशनरी कहाँ आएगा? रिद्धि। स्टेशनरी हमारा एडमिन का खर्चा होता है, तो ये इसमें आएगा स्टेशनरी। स्टेशनरी का खर्चा कितना है? 1000 रुपया। स्टेशनरी का खर्चा 1000 रुपया। कैरेज ऑन परचेज मतलब कैरेज इनवर्ड होता है, तो यहां पे लिखिए कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हमने इस साल कितना दिया हुआ है? 1100 रुपए का, 1100। इधर का काम पूरा हो गया। आगे बताओ। डिस्काउंट्स लिखा है, तो डिस्काउंट डेबिट में लिखने का मतलब हमने दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड है। वो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया हुआ है? 1700 रुपए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस है, तो जनरल एक्सपेंसेस, अच्छा कभी कभी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस लिखा रहता है, तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये मत समझोगे कि हाँ ट्रेडिंग का खर्चा, ऐसा नहीं समझना। जनरल एक्सपेंसेस 3000 का है। सैलरीज वेजेस में एडजस्टमेंट है ना, सैलरी हमारे पास एडजस्टमेंट है, तो टू सैलरी लिख करके इनर कॉलम में लिखो और उसमें एडजस्टमेंट है। सैलरी कितने का दिया हुआ है? 8500 का। अब देखो यहाँ पे सैलरीज एंड वेजेस दोनों एक साथ दे दिया है और हमने लिखा है इसको सैलरी को इधर, तो आप नोट एक लिख देना कि भाई हमने इसको इनडायरेक्ट पकड़ा है, ठीक है। डिफरेंस आ सकता है आंसर में, वो लोग वहां लिखा होगा तो डिफरेंस आ जाएगा आंसर का। चलो, तो सैलरी एंड वेज हो गया। डेबिट साइड का हमने सारा बिठाया। कैपिटल है, कैपिटल 38,300 रुपए, तो 38,300 रुपए हमने कैपिटल बिठा लिया। इसके बाद ये कमीशन लिख रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में है कमीशन, मतलब हमने पाया है, तो बाई कमीशन रिसीव्ड कितने का? कमीशन रिसीव्ड इस साल हमने टोटल कमीशन पाया है 1200 का, और इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिखा है, ठीक है। हाँ अदर इनकम है ना। आगे चलते हैं। क्रेडिटर मेरे पास 8800 का है, आप यहां लिखो क्रेडिटर, क्रेडिटर लिखो 8800 का। इसके बाद लिखा है डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड है ये, तो बाई डिस्काउंट रिसीव्ड है इसलिए क्रेडिट में लिखा है। कितने रुपए का डिस्काउंट रिसीव है? 900 रुपए का, तो ये हमने 900 लिख दिया। बैंक ओडी हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी होती है और बैंक ओडी में एक एडजस्टमेंट है, उसको अंदर लिखो। 3500 रुपए का बैंक ओडी चल रहा है, इसमें एक एडजस्टमेंट है इसलिए इधर हमने लिखा है, ठीक है। सेल हमारे पास दे रहे हैं 62,200, 62,200 का, और रेंट फ्रॉम टेनेंट, हमारे भाड़ा पे जो घर वर है तो वहां से इनकम आया। रेंट फ्रॉम टेनेंट, कितने का टेनेंट से भाड़ा आ रहा है? 2500 रुपया, ठीक है। इतना दूर सारा पढ़ लिया आप लोग, फटाफट से लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। रोक लो इसको जरा सा। मयंक तुम बताओ, एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है फर्नीचर पे 10% डेप्रीशिएशन दो, कैसे करेंगे? फर्नीचर पे 10% डेप्रीशिएशन देना है, क्या करेंगे? ये क्या फर्नीचर है 7000 का? हाँ, दिखाना जरा हर्ष साहब। तो 700 रुपया थे, तो हमारा ये डेप्रीशिएशन हमने 700 घटा दिया, और ये कितना आ गया? 6300। और ये पीएल में ये खर्चा दिखा दें? हाँ, तो ये कह रहा है सर पीएल में दिखा दो, चलो ऊपर ही लिख देते, जगह बहुत बचा हुआ है। तो डेप ऑन फर्नीचर हमारे पास, हमने ब्लैक पेन से एडजस्टमेंट सारा कर रहे हैं ताकि आपको दिखे। 700 रुपए का डेप्रीशिएशन हो गया। कोई दिक्कत? डेप्रीशिएशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। एसेट की वैल्यू कम हो जाती है और कहां जाके दिखा देते हैं हम? पीएल में। इसके बाद लिख रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 500, तो सैलरी में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है, तो इसको हम जोड़ेंगे और इस साल का टोटल खर्चा 9 हो गया, लेकिन हमने दिया नहीं अभी तक, तो इस कहां से ये ऐड हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पे हमें 500 रुपए हमारे ऊपर कर्ज आ गया है और इसलिए हमारा बैलेंस शीट में दिख रहा है। ओके। इंटरेस्ट ड्यू ऑन ओवरड्राफ्ट, 200 रुपया ब्याज मेरा बाकी है, तो इसमें तो ऐड हो जाएगा। पहली बात कि भाई आपका 3500 बकाया चल रहे हैं, 200 इंटरेस्ट आपने जोड़ दिया, यानी टोटल बैंक में आपका बकाया
3700 रुपया हो गया। और एक जगह कहां करेंगे? पीएल में, क्योंकि खर्चा है। तो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस कितना रुपया? 200। आगे बढ़े। सबको समझ में आ रहा है? मुन्ना तुमको समझ में आ रहा है? अब देखो ये लिख रहा है कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब हमने सेवा दे दी है लेकिन पाए नहीं है, तो कमीशन इसी साल का इनकम है वो। तो एक तो तुम्हारे तरफ ये कितने रुपए का? 300 रुपए का, तो एक कमीशन में ऐड होगा, ऐड अक्रू 300 रुपए कर दिया, यानी कमीशन से इस साल हमारी कमाई 1500 ही है, लेकिन हम 300 पाए नहीं है। जो चीज हम भविष्य में पाएंगे ये हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। जैसे आउटस्टैंडिंग इधर लिख रहे हो जो तुम नहीं दिए हो, जो तुम पाओगे वो तो तुम्हारा एसेट है। तो यहां लिखिए अक्रूड, ACCRUED, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड कमीशन कितने का? 300 रुपए का अक्रूड कमीशन हो गया। आगे बढ़े। अब आपके पास में कुछ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है 8000 रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां से पहले घटाओ, बाई क्लोजिंग स्टॉक यहां से हम घटा रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक 8000 का हमने घटा दिया और ये एसेट बन गया, इसलिए यहां पे दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 8000 का दिखेगा। हाँ जी, अब आप बताइए फटाफट से सेल का कितना वैल्यू आ गया? 59,700। टोटल लगाओ भाई, यहां पे आप टोटल लगाइए कितना आ रहा है ये? 67,700। यहां भी आएगा 67,700। ग्रॉस प्रॉफिट बताइए फटाफट से। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कितना? 18,000। बुक से मिल गया आंसर? बुक से मिला कि नहीं मिला? हाँ मिल गया, ठीक है। अब ये 18,800 यहां ट्रांसफर ले लो, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 18,800। खर्चा जोड़ लो भाई, कितना आ रहा है? फाइनल अकाउंट। अब रूल पढ़ लेना, आपके लिए बहुत इजी लगेगा ये। केवल एडजस्टमेंट में जो फंसोगे, बाकी कुछ नहीं आने वाला। बोलो कितना आ रहा है इधर? 18,800 प्लस 1500 प्लस 900 प्लस 2500, टोटल 23,700। और यहां पे भी प्रॉफिट आ रहा है 23,700 लिख लें। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ रहा है? सॉरी, नेट प्रॉफिट कितने का आ रहा है? नेट प्रॉफिट कितने का? और ये ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, कितना आ रहा है? 4,300 रुपया। 4,300 रुपया, ठीक है। ये जो प्रॉफिट आया है इससे हमारी पूंजी बढ़ जाती है, तो ऐड यहाँ पे नेट प्रॉफिट। अगर यही लॉस हुआ होता तो पूंजी को कम कर देते। तो 4,300 रुपया यहाँ जोड़ लीजिए। 38,300 में से 4,000, 34,000 बचा, 28,000 कितना आ रहा है? हट, पहले तो ये है, इसमें जोड़ा 38, 4, 32, 42 में से 36,600 और इसको टोटल बताओ कितना आ रहा है? 36,600 में फिर टोटल है, बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। एक लोग एसेट जोड़ो, एक लोग लायबिलिटी जोड़ो फटाफट से। $49,600 और यहां भी 49,600 आ रहा है, चेक करना जरूर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हमने बनाया, हो गया। इधर सुनो, 10 नंबर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको होमवर्क देंगे 15 तक, आप बना के ले आएंगे। कोई डाउट्स होगा? हाँ आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना बनाओगे उतना हाथ पक्का होगा। नीचे देखो कह रहे हैं राइट ऑफ पेटेंट एंड कॉपीराइट बाय 20%। याद रखना कि इंटैंजिबल एसेट के लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते। हम क्या वर्ड नहीं, राइट ऑफ नहीं, एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है इंटैंजिबल एसेट? 13 में इन्वेस्टमेंट आता है, 3 में कैश फ्लो है, 29 में प्रोविजन है, नहीं बोरोइंग कॉस्ट है। रुको भाई, ऐसे नहीं,
AS26 है, ठीक है ना? 26 बोल नहीं जाए, हाँ तो बोला क्यों नहीं? आता नहीं। 26 में इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है ना? तो इंटेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, उसको हम लोग एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, मतलब घिसावट नहीं, उसकी वैल्यू इतनी गिरा देंगे। चलो आओ, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टूल्स वर वैल्यूड, हमारे पास जो टूल्स बचा है वो बुक में दिखा रहा है 5,000 का, लेकिन हकीकत में उसकी वैल्यू आज कितनी है? नहीं, 4,000। तो 1,000 रुपये कम हो गया ना? तो क्या करें, इसको डेप्रिसिएशन बोल दें? बहुत लोग इसको डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, गलत नहीं है। बहुत लोग इसको रीवैल्यूएशन लॉस भी बोलते हैं। मतलब मेरे पास में एक टूल्स था जिसकी वैल्यू 5,000 थी, लेकिन आज उसका हमने वैल्यू किया है तो वो 4,000 का ही है, तो 1,000 का हमारा रीवैल्यूएशन लॉस बोलते हैं। और इसको अगर आप डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। समझ में आया ना क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अभी आप रीवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में, भाई गिर पड़ जाएगा, क्या कर रहे हो? सुनो ध्यान से। अब आगे कह रहा है स्टॉक इन हैंड क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 15,000 का है, वेजेस प्रीपेड है और इंटरेस्ट भी मेरा प्रीपेड है, और फ्री फीस रिसीव्ड इन एडवांस है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट पे बस इसमें केवल प्रीपेड आउटस्टैंडिंग आउट है। तो आज हम लोग प्रीपेड आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन इतना एडजस्टमेंट को अच्छे से समझ लिए। अगले दिन से हमारा प्रोविजन वगैरह भी आएगा, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। चलो शुरू करो। ओपनिंग स्टॉक 12,000, लिखो फटाफट से, जितना फास्ट कर सकते हो लिखो, जिनको जिनको आता है वो लिखो। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का अपना फुल एक जगह है, उसको आप लिखिए। ओपनिंग स्टॉक 12,000 रुपए का। इसके बाद में परचेजेस है, परचेज जब भी रहे तो देख लेना रिटर्न है कि नहीं है। परचेज का क्रेडिट साइड में रिटर्न नहीं है, चलो। तो परचेज 25,500 का है, तो 25,500। कैरेज इनवर्ड है, ये डायरेक्ट खर्चा होता है, इसलिए हम लोग ट्रेडिंग में ले रहे हैं। कैरेज इनवर्ड थोड़ा फास्ट हाथ चलाओ, नहीं तो एग्जाम में भी टाइम लग जाएगा। कैरेज इनवर्ड मेरे पास 650 रुपए का है, और 650 के बाद में लिखा है वेज, और वेज में शायद एडजस्टमेंट है ना? अच्छा, कैरेज आउटवर्ड है तो ये पीएल में आएगा, लिखो कैरियज आउटवर्ड। कितने का है रिद्धि कैरेज आउटवर्ड? 800 रुपए का। उसके बाद वेज है, और वेज में शायद एडजस्टमेंट है, वेज में एडजस्टमेंट है ना? तो वेज में 4,700 इनर कॉलम में लिखो, एडजस्टमेंट सब लास्ट में एक साथ करेंगे, एक डैश बना के छोड़ दो, या तो जोड़ घटाव कुछ भी होगा। मोटिव पावर, मेरे पास मोटिव पावर है, ट्रेडिंग में खाएगा। मोटिव पावर, मोटर को बिल उलाता है, बिल इलेक्ट्रिक बिल जो है, पावर यूज किया है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मोटिव पावर कितने का है? 4,500 का। 4,500 का। मोटर को चलाने के लिए बिजली का बिल खर्चा होगा, पावर है। चलो आगे देखते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 650 रुपए का, लिखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मेरे पीएल का खर्चा है, और ये 650 रुपया है। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,600। डेटर हमारे पास है, डेटर हमारे बैलेंस शीट में आता है, इधर दिखाना हर्ष। डेटर हमारे पास में, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अगले दिन इस पे एडजस्टमेंट आना शुरू होगा। 24,000 का हमारे पास डेटर है। फर्नीचर एंड फिक्सचर मेरे पास 6,000 का है, तो लिख लीजिए फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, तो ध्यान रखना किस पे एडजस्टमेंट है। 6,000 रुपए का फर्नीचर पे आ गया। फिर इसके बाद पेटेंट एंड कॉपीराइट्स है, तो चलो पेटेंट एंड कॉपीराइट, पेटेंट एंड कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स पे कितना है हमारा फिगर? 5,000। इस पे एडजस्टमेंट है ना? तो इसको अंदर लिख लीजिए, डिप्रिसिएशन लगाएंगे, अमोर्टाइजेशन। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? लीज होल्ड प्रीमाइसेस नहीं लेना, हमने लिया हुआ है। लीज होल्ड पे कितना रखा हुआ है हमने? 12,000 का, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? लीज होल्ड प्रीमाइसेस। लीज पे कोई बिल्डिंग ही ले लेते हैं, हाँ ना, कोई प्रॉपर्टी हम लीज पे ले लेते हैं। आगे चलो, यहां पे कह रहे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, इधर दिखाना भाई। ऑफिस एक्सपेंसेस 950 का, ऑफिस एक्सपेंसेस 950 रुपए। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट है, अंदर लिखना।
इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट है 850 रुपए, इसको अंदर लिखो क्योंकि इसमें लीगल चार्जेस, अच्छा बिल लिख देते उधर, पहले लीगल चार्जेस लिख लो इधर वाला। लीगल चार्जेस कितने का है? 1700, ठीक है। बिल, प्लांट मशीनरी, बिल्स और टूल्स लिखो बारी बारी से। प्लांट मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? प्लांट मशीनरी इधर मेरे पास 14,000 का एडजस्टमेंट है। प्लांट मशीनरी में एडजस्टमेंट नहीं है ना? प्लांट मशीनरी 14,000 का। और क्या है? टूल्स है, टूल्स में एडजस्टमेंट है 5,000 रुपए का। और एक क्या चीज था हमारे पास? बिल रिसीवेबल बोल रहे थे। बिल्स रिसीवेबल कितने का है? 2,800 रुपए का। इधर का काम खत्म, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस पढ़ें, मेरे पास सेल्स लिखा हुआ है, तो भाई साहब हमारे पास सेल्स की वैल्यू दी हुई है 38,500 और इसमें रिटर्न नहीं है इसलिए फाइनल फिगर में बैठा दिया। रिजर्व फंड याद रखना पिछले साल का रिजर्व है। 10 मिनट। रिजर्व फंड मतलब जनरल रिजर्व में हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, ये एक लाइबिलिटी होती है, याद रखना। रिजर्व फंड एक नया शब्द आया है, इसको ध्यान रखना। रिजर्व फंड जब नया बनाएंगे उसके लिए हम पीएल से पैसा मांगते हैं, एक्चुअली पीएल एप्रो से मांगते हैं। हाँ, टूट गया होगा इसलिए टूल्स है। चलो आगे सुनो क्या हो रहा है। रिजर्व फंड के बाद में हमारे पास लोन है, हमारे पास रिजर्व फंड का लिखेंगे ना 1,200 रुपया है ना, ठीक है। अभी मेरे पास में कह रहा है रिजर्व फंड के बाद लोन है, फीस है, तो फीस नहीं लोन है। लोन कितने का बताओ? 10,000 रुपए का हमारे पास लोन है। और हमारे पास फीस हुआ है, कुछ फीस वगैरह चार्टेड वार्टेड होंगे, इनकी बाई फीस आई है, तो इनडायरेक्ट इनकम में लिखो फीस कितने का है? फीस है 750, एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिखना। और कैपिटल इनके पास 656500 है, तो कैपिटल में 65,650 है। चलो इतना हो गया। फीस इनडायरेक्ट इनकम माने सेल कर रहा है ना, ट्रेडिंग दुकान है ना। क्रेडिटर्स कितने का? क्रेडिटर्स भैया 7600 लिख लो। क्रेडिटर्स कितने का? 7,600। छूट गया था क्या? चलो एडजस्टमेंट आप बताएंगे, हम लिखेंगे। पहला एडजस्टमेंट इन्होंने लिखा है कि राइट ऑफ पेटेंट एंड कॉपीराइट 20%। तो पेटेंट एंड कॉपीराइट हमारे पास है कितने का? 5,000 का। 5,000 का 20% 1,000 रुपया। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखिए टू amortization ऑन पेटेंट 1,000 रुपया यहाँ पे लिखिए, और वहां से 1,000 कम करके लिखेंगे। एमोर्टाइजेशन हो गया 1,000 का, और हो गया ये 4,000 रुपए की वैल्यू बच गई, ठीक है। आगे बढ़े तो नीचे कह रहे टूल्स का वैल्यू 4,000 हो गया। एमोर्टाइजेशन AMT लिख दिया है, आप समझ लीजिए एमोर्टाइजेशन है। अच्छा यहाँ पे ये देखो कह रहे हैं कि टूल्स की वैल्यू आज 4,000 हो गई है और हमारे बुक में दिख रहा है 5,000। 1,000 का लॉस लिख लो या फिर आप डेप्रीशिएशन लिख लो। क्या लिख दे बोलो? डेप्रीशिएशन ऑन टूल्स, और इसको हम लोग लिख रहे हैं रीवैल्यूएशन लॉस। हमने एक ये भी लिख दिया है, जिसका मन है वो लिख लो। 1,000 रुपए का रीवैल्यूएशन मेरा लॉस हुआ है, ठीक है। और यहां से 1,000 रुपया माइनस करेंगे रीवैल्यूएशन, या आप डेप्रीशिएशन कुछ भी लिख लो, दोनों राइट है। यहाँ पे 4,000 वैल्यू आ गई। 4,000 बोला ही था उन्होंने। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बता रहे हैं 15,000 का। यहां से घटाइए आप क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 15,000। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक कौन से काउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है? रिद्धि बताए थे बच्चा, बताओ। क्लोजिंग रे कुल अंदाजे बोलता है। क्लोजिंग स्टॉक 15,000। कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद हो जाने चाहिए। 2 में है, अभी 3 बोले कैश फ्लो है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आप पढ़ चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमने 15,000 का घटा दिया,
प्रीपेड वेज है, वेज में प्रीपेड है, कितना रुपया प्रीपेड है भाई? 700। तो यहाँ पे 700 माइनस कर लो प्रीपेड लिख करके, यानी ओरिजिनल खर्चा हमारा 4000 का। और क्या प्रीपेड है? इंटरेस्ट भी 700, 250, 350। सर यहाँ पे वो भी होना। क्या होगा? हाँ लिखेंगे दोनों यहाँ करके फिर वहां चलेंगे। एडवांस दिए हैं, प्रीपेड का मतलब हमने ज्यादा दे दिया है। प्रीपेड यहाँ कितना 350 दिखा रहा है, तो ये 350, ये 700 माइनस हुआ है। 350 माइनस करेंगे कितना? 500 आ जाएगा। यानी ब्याज बनता था 850, अरे 500, और हमने दे दिया था 850, 300 हमारा एडवांस है ना, तो ये मेरी संपत्ति है। अगर बकाया है तो जोड़ के बढ़ा करते, ये बढ़ा, हाँ एसेट साइड में लिखेंगे दोनों। तो एसेट में आप लिखो भाई, एसेट में लिखो, क्या लिखोगे? प्रीपेड इंटरेस्ट। कितना प्रीपेड इंटरेस्ट है? 350। और क्या लिखेंगे? प्रीपेड वेज, ये भी मेरे एसेट है। कितने का है बताओ? 700। आगे बढ़े रिद्धि। अब आगे ये कह रहे हैं कि फीस एडवांस, फीस रिसीव्ड इन एडवांस। हमने इधर ध्यान दो, हमने टोटल फीस पाया है 750, जिसमें ये 150 एडवांस बता रहे हैं। तो ये इस साल का इनकम तो नहीं है, इसको हम लोग एडवांस बोलेंगे। 150 रुपए घटा दो, कितना रुपया बन गया? 600। और कोई चीज हम एडवांस लेते हैं तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। एडवांस फीस रिसीव्ड, 150 रुपए हमारे ऊपर कर्जा है। जहां नहीं समझ में आएगा पूछोगे। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, 1200 रुपए का ऑडिट फीस बाकी है, हम दिए नहीं है, तो मेरे ऊपर कर्जा है। तो यहां पे लिखो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। ऑडिट फी कितना रुपए बाकी है, और हमने इसको खर्चा के तौर पे दिखाया भी नहीं, तो यहां भी दिखाओ। तो 2 ऑडिट फीस बोल करके दिखा दो। ऑडिट फी कितना रुपया? 1200। पहले 1200 हुआ है और हम पूरा भी नहीं दिए, तो पूरा बकाया है। दैट्स इट, खत्म। आप इसको फटाफट से जीपी एनपी निकालो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट बताओ। साथ हम जोड़ दें, अगर 1200 प्लस 10,000 प्लस 7,600 प्लस 150 प्लस 1200, 82850। आंसर देखो 82850, और इधर भी आना चाहिए माइनस 6,000। एक मिनट रुक जाओ, 4,000 माइनस 12,000 माइनस 2,800 माइनस 24,000 माइनस 14,000 माइनस 4,000 माइनस 15,000 और माइनस 1,050। ठीक है, टैली 82850 एंड दिस इज द डन। अब आप कहां तक होमवर्क करेंगे वो हम बता रहे हैं। यहाँ पे लॉस हुआ है, वो ये वाला वैल्यू लिखेंगे या इस साइड वाला, मतलब 7450 लिखेंगे दोनों साइड। ये 7450 आएगा क्या? इन तीनों को जोड़ के जो आएगा वो लिखो। 7450 तुम्हारा टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम था, उसमें से खर्चा ज्यादा कर दियो तो इतना कम हो गया ना, इन तीनों का जोड़ लिखा जाएगा। लेजर बैलेंस करना सिखाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, होमवर्क आपको कहां तक करना है वो हम बता रहे हैं। अगले दूर तक तो 15 तक कर लोगे? 10 तक नहीं, 10 तक तो हो ही गया। आप 15 तक कर लीजिए, ट्राई करिए 15 तक। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग आ रहे हैं। होमवर्क आपको 15 तक है। शीट हम फाइनल बना के भेजेंगे, उसमें से करना, और प्रिंट आउट लेने का मन का है ले लेना। सब विदाउट एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, विथ एडजस्टमेंट ही करना है। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।